समीक्षा बैठक बरकरार, अपराध दरकिनार। बिहार में अपराधियों का बोलबाला चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अपराधी जब और जहां चाहे घटना को अंजाम देकर सुशासन को खुली चुनौती दे देते हैं। राजधानी पटना हो या फिर सुदूर कोई गांव हो, हर जगह क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की प्रतिष्ठा अब दांव पर लग चुकी है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की क्राइम मीटिंग का भी कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि बिहार में कोर्ट कैंपस में हत्या का दौर काफी पहले से ही जारी है। न्यायालय परिसर में न्यायिक अभिरक्षा में कैदियों की हत्या को लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कोर्ट परिसर में सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए थे। पर एक बार फिर से कोर्ट में 2 अपराधियों की हत्या की प्लानिंग का ऑडियो आउट हो गया है। 2 अपराधियों के बीच 2 कुख्यातों को कोर्ट परिसर में ढेर करने वाली बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में 2 बदमाश बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी सिंह को मुजफ्फरपुर और टुन्ना सिंह को मोतिहारी कोर्ट में मार देंगे, इस तरह की बात की जा रही है। पाठक से AK-47 और कार्बाइन भिजवा दीजिए। आप भी सुनिए कुख्यात बदमाशों का वायरल ऑडियो, क्या कुछ कहा गया है उसमें और सुशासन पर किस तरह से दांव लग चुका है। इस ऑडियो को सुनिएगा पहले। हेलो अरविंद, हाँ। की हाल खबर है? कौन कैसा भाई ना रहा? हाँ, ठीक है बॉस। कहाँ है? नरकटिया है। आप कहाँ है? मुजफ्फरपुर गोलू दुबे के साथ। बॉस क्या आदेश है? भागलपुर से लक्ष्मी सिंह आया है। मुजफ्फरपुर पाठक का फोन आया था गेम बजाने के लिए। वो मुजफ्फरपुर जेल से अपना टच कर लोग हैं। संजीव राय, सुप्रिटेंडर, राइटर राकेश राय, मंटू राय, धीरेन्द्र सिंह, मोहम्मद इजराइल, प्रभात कुमार सिंह साहिबगंज का है, आनंद कुमार, सोनू पाठक, सालू, अनिल ओझा, सब लोग के टच में है। बात होता है। पाठक जी बोले हैं अरविंद मनीष बिहारी के संपर्क करने के लिए है। ठीक है बस। लक्ष्मी सिंह को जेल में मरवा देंगे ना, मुन्ना सिंह को मोतिहारी कोर्ट में, हम राम जी राय, मनीष बिहारी, अरुण सिंह कोर्ट मार देंगे, कोर्ट में मार देंगे। कौन सब है अंदर? पाठक जी का भी लोग है, मंटू, राकेश राय, संजीव राय, सुपरिटेंडेंट का जो राइटर है पाठक जी, मिथिलेश सिंह का से बात होता है। आप पाठक जी को बोल दीजिए अरविंद सामान बोला है भिजवा दीजिए। कार्बाइन 47 पिस्टल 6 का। ये 2 मिथिलेश सिंह और गोलू ठाकुर का लोग है। पाठक जी, राकेश राय जो 22 नंबर सेल में है, बंटू राय T सेल का पहरा है। सब लोग पाठक जी, मिथिलेश सिंह बात कर लिए हैं। 2 सिपाही है अपना नवल राय और मंटू राय। दोनों में किसी के द्वारा पॉइजन अंदर चला जाएगा। अपना जो लोग है गेम कर देगा, कॉफ़ी या चाय में पॉइजन डालकर सोनू ठाकुर पहुंचा देगा या मंटू राय। ठीक है बॉस, जवाब दे होगा आप लोग का होगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पाठक जी जो बोले हैं लोग टाइट रहिए। ठीक है रखिए। हेलो टेंशन मत लीजिएगा, ये इन्होंने तो कह दिया, पर टेंशन लेने की जरूरत है सरकार को और टेंशन लेने की जरूरत है प्रशासन को। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, सुशासन सरकार जो इस बात का दावा करती है कि क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा, एक के बाद एक समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन ना तो ग्राफ में कमी नजर आ रही है और एक दूसरे को बदमाश कहते हुए नजर आ रहे। टेंशन मत लीजिए, जिला प्रशासन ने भी सुन ली क्या ये बात, इसीलिए बिना टेंशन के बैठे हैं सब। देखिए राणा, जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है और ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसका मतलब ठीक ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि कब का ये ऑडियो है, मतलब कितने दिन पुराना है या अभी तुरंत का है या आज का है या कल का है। लेकिन ये जो पुलिस का सूचना तंत्र है या जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है या जेलों के अंदर जो एहतियात बरतने चाहिए जेल मैनुअल के हिसाब से, क्योंकि ऑडियो से साफ ये पता चलता है कि 2 में से कोई न कोई एक अपराधी जो है वो जेल के अंदर से बात कर रहा है। जी।
तो जेल के अंदर से अगर बात कर सकते हैं अपराधी, तो या अपराधी वो बाहर रहें या जेल में रहें, बात बराबर है, क्योंकि वो साजिश कहीं से भी कर सकते हैं। बड़े अपराधी मौका वारदात पर जाकर के घटना को अंजाम नहीं देते, बल्कि वो रणनीति बनाते हैं और उनके गुर्गे काम करते हैं, शूटर काम करते हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने ये कहा, आपने ऑडियो में सुना होगा कि आप AK-47 और कार्बाइन का इंतजाम करो, मैं उसको मोतिहारी कोर्ट में मार दूंगा, किसी को मुजफ्फरपुर कोर्ट में मार दूंगा। तो ये जो अपराधी अगर तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस रहेंगे, दूरभाष पर या मोबाइल पर उनका संपर्क बना रहेगा अगर, तो ऐसी स्थिति में अपराधी अगर जेल में अपराधियों को इसलिए जगह दी जाती है, रखा जाता है, सजायाफ्ता हो या विचाराधीन कैदी के रूप में, कि वहाँ से उनका बाकी की बाहर की दुनिया से संपर्क कटा रहेगा, संपर्क नहीं हो पाएगा। अगर हफ्ते में मुलाकात भी अगर होगी तो केवल परिवार के लोग मिल पाएंगे या उनके वकील मिल पाएंगे, लेकिन अपराधी जेल के अंदर बैठ करके और अपने दूसरे गिरोह के सरगना से बात कर रहा हो और आपराधिक घटना को अंजाम देने की ये बात कर रहा है, इसका मतलब कि जेल प्रशासन भी जिम्मेवार है इसके लिए। और पुलिस का सूचना तंत्र कहाँ है, खुफिया तंत्र कहाँ है, जो इस तरह से बेखौफ होकर के अधिकारी आप ये बात कर रहे हैं। आप अगर जेल में जितने भी मोबाइल संचालित हो रहे हैं, आपने वहाँ जैमर जेल में लगाए जाने का प्रावधान है, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं रहे और वहाँ मोबाइल काम न करे। लेकिन जेल के जो अधिकारी हैं या जो जेल में पदस्थापित कर्मचारी हैं, अपनी सुविधा की वजह से वो जेल का फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिस्टर्ब करके रखते हैं। उसका लाभ सीधे तौर पर इस तरह के अपराधी आपको लेते हुए दिख रहे हैं। तो जितना अपराध इस तरह की योजना बनाने को लेकर के अपराधियों पर मढ़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपराधी जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य का प्रशासन है, जो इस तरह की छूट दिए हुए है। अगर आप जेल में तमाम तरह की सख्ती बरत दें और इस तरह से बाहरी दुनिया से उसका संपर्क ना हो सके, तो शायद इस तरह की घटना पर आपने देखा होगा कि जेल में रह करके उसने साजिश के तहत किसी की हत्या करा दी, किसी अपराधी के ऊपर आरोप लगता है। अगर जेल में रह करके वो षड्यंत्र कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जेल प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसमें आंशिक रूप से जिम्मेवार है, जिला प्रशासन जिम्मेवार है। नियमित तौर पर जेलों में जो है वो छापेमारी की एक तरीका है उसका कि जेलों में जाकर के पुलिस रेड करे, औचक निरीक्षण करे और जो इस तरह के सामान मोबाइल हैं या जो भी अवांछित जो जेल मैनुअल के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो न रहें वहाँ पर। तो बड़े मामलों में तो बहुत हाइप मिलता है और वो तमाम चीज़ें आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद अगर अंडर कस्टडी रह करके बात कर लिए तो कितना बवेला मचा था अभी। लेकिन ये जो छोटे बड़े अपराधी हैं वो जेलों से और हाजत में रह करके जो बात करते हैं तमाम, मधुर जी अगर देखा जाए तो ये भी कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के मामले लगातार हम देखते हैं। 2019 में इस तरह का केस हुआ था जब कोर्ट परिसर में एक की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और इंतजामों को और बढ़ाया जाए। अब उसके बाद फिर से कोर्ट परिसर में हत्या की साजिश की जा रही है इस ऑडियो के आधार पर। फिर वो आदेश का क्या हुआ और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए आदेश कई तरह के बने हुए हैं। आदेश ये भी है कि मोबाइल का इस्तेमाल जेल में न किया जाए, या जो खुफिया तंत्र है वो पता करे कि कौन सा सरगना बाहर है और क्या कर रहा है। जो आपराधिक इतिहास या हिस्ट्री सीटर जितने भी हैं उन पर नज़र रखने की बात होती है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने की बात होती है। जो जेल के अंदर हैं वो भी और जो जेल के बाहर हैं उन पर भी निगाह रखने वाली बात होती है। लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे कई घटनाएं हो जाती हैं, घटना से पहले अपराधी नहीं पकड़े जाते, बल्कि जब वो षड्यंत्र कर रहे होते हैं, साजिश कर रहे होते हैं, उनकी प्लानिंग की अब पता पुलिस को नहीं चल पाता। लेकिन जब वो घटना को अंजाम दे जाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, उसके बाद पुलिस जो है वहाँ आकर के फिर अंधेरे में डंडा पीटती रहती है। तो ये हाल बन गया है। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिसिया महकमा जो है वो सूचना तंत्र को, अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करे। और क्योंकि जिस तरह से जो संख्या बल है पुलिस का, वो बिना खुफिया के, बिना मुखबिर के सहारे वो अपराध नियंत्रण की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मुखबिरों के जरिए ही पुलिस तक सूचना पहुंचती रही है और वो परिपाटी या परंपरा यूँ कह लीजिए कि धीरे धीरे टूट रही है। और जो आपका यूँ कह लें कि जो
एक जो सूचना एकत्रित करती है पुलिस महकमा या जिले के जो एसपी हैं उन लोगों को एसएस फंड जो मिलता है वो मुखबिरों पर ही खर्च करने के लिए मिलता है और मुखबिरों के जरिए ही पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ पाई है, बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं के ये पर्दाफाश कर पाई है। कई बड़े नक्सली नेता पकड़े गए हैं मुखबिरों की सहायता से। तो वो जो एसएस फंड की जो राशि होती है वो किस तरह से जिलों में खर्च हो रही है या थाना स्तर से खर्च की जा रही है कि मुखबिरी में, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस हाल में संगठित अपराध, कई तरह के अपराधों की श्रेणी में जो संगठित अपराध, ये जो अपराध की श्रेणी में आता है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है कि आप योजनाबद्ध तरीके से दो गिरोह के सरगना बात कर रहे हैं और दो कोर्ट के अंदर, आप समझ लीजिए कि एक सामान्य जो अपराधी होता है वो कोर्ट के अंदर घुस करके, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजामात होते हैं और वहां घुस करके किसी की हत्या करने की बात और ये षड्यंत्र करे, तो आप समझ सकते हैं कि उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और पुलिस का खौफ कितना उसके ऊपर है। तो पुलिस का खौफ या कानून के राज का खौफ अपराधियों पर नहीं है, बिहार के अपराधियों पर, और इस वजह से आप देखेंगे फिर उन समीक्षा बैठकों को किस तरह से देखा जाए मधुर जी? जो समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, पुलिस मुख्यालय जाते हैं, इंप्लीमेंट देखने जाते हैं कि कितना इंप्लीमेंट किया गया, जितने दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे, उधर से जब बाहर निकलते हैं तो खुश नजर आते हैं, कहते हैं कि मैं संतोषजनक हूं, सब कुछ बेहतर चल रहा है। और उसके बाद भी एक के बाद एक अपराध ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो क्या सिर्फ ये सब कुछ एक दिखावा है? देखिए राणा, अपराध का ग्राफ कम नहीं हो सकता। जो मौजूदा जो स्थिति है या परिस्थिति है जो राज्य में बनी हुई, उसमें आप अगर ये कल्पना करें कि अपराध का ग्राफ एकदम से नीचे गिर जाएगा और पुलिस, चूंकि 2-3 फैक्टर है इसमें, समीक्षा बैठकें हो रही हैं और कल की जो बैठक हुई थी, सीएम अचानक से पहुंच गए थे पटेल भवन जहां गृह मंत्रालय, और अपने वो चूंकि सीएम के पास ही गृह मंत्रालय का दायित्व भी है, तो वो अपने गृह मंत्री वाले चैम्बर में बैठे भी थे और वहां राज्य के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और बल्कि फटकार भी लगाई कि 1 महीने गुजर गए हैं और उसके बाद भी अपराध पर काबू नहीं पाया जा रहा है। लेकिन 2-3 वजहों पर ध्यान देने वाली बात होगी कि दिसंबर का ये महीना है, तमाम जो सरकारी महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं वो सोकॉल्ड, आपने देखिए कई जिले के एसपी अभी छुट्टी में चल रहे हैं, वो ईयर एंडर मनाने गए हुए हैं। आईजी छुट्टियों में जाना कोई मतलब एक गलत, उनकी छुट्टियां बाकी हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन अब एक जिले के 2-2 एसपी, जैसे औरंगाबाद के एसपी छुट्टी पे हैं तो गया के एसपी के सिटी एसपी वहाँ के प्रभार में हैं। इसी तरह से कई जिले के एसपी छुट्टी में हैं, अभी अवकाश पर हैं। आईजी गया छुट्टी पर हैं, मतलब कई अधिकारी छुट्टी पर हैं, ईयर एंडर चल रहा है और तमाम लोग जा सकते हैं छुट्टी पे। तो उसका एक असर पड़ रहा है कि मुख्यालय में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जरूर योजनाएं बनाई जा रही हैं और बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन परिणाम इसलिए सामने नहीं आ रहा है कि जिन एसपी, जिन पुलिस के अधिकारियों पर या डीएसपी पर जो आरोप लगे हुए हैं कि उनके जिले में अपराध की व्यवस्था। मधुर जी मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चित्तरंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। चित्तरंजन जी, एक के बाद एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है तो उसको घटाया कैसे जाए, लेकिन असर समीक्षा बैठकों का नहीं आता है। देखिए, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है जी, और जन समर्थन से जब सरकार बनती है तो उसमें इच्छा शक्ति रहती है, लोगों पर उसके बाद का असर होता है। लोग समझ रहे हैं कि यह पिछले दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसलिए जो है माने कुछ भी बोलते हैं उसका कोई प्रभाव असर नहीं पड़ता है जी। और आज तो स्थिति यह हो गई है कि एक दिन में दर्जन हत्या, माने आप जहां उलटिए केवल जो है सो हत्या का खबर आएगा, बलात्कार का खबर आएगा, अपहरण, रंगदारी, फिरौती, तो केवल अब तो 2 बदमाशों के बीच की ऑडियो वायरल हो रही है चित्तरंजन जी, और उसमें किसी की हत्या की प्लानिंग बनाई जा रही है, वो भी कोर्ट परिसर के भीतर। अभी स्थिति बिहार में यह है कि आदमी घर से निकलता है, वह घर में लौटेगा कि नहीं लौटेगा यह अभी माने आदमी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है जी। घर के दरवाजे पर, घर के बाहर दरवाजे पर वह खड़ा है और कब उसकी हत्या हो जाएगी, उसका अपहरण हो जाएगा, कहना मुश्किल है। इतनी लचर स्थिति हो गई है बिहार की कि अब माने उसमें कुछ कहने में भी
लगता है कि क्या कहा जाए इस सरकार के बारे में। अगर चुनाव के समय की तस्वीरों को याद किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में तमाम बार यह कहा है कि इससे पहले यानी कि नीतीश कुमार की सरकार से पहले जो सरकारें रही हैं, आरजेडी की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था कि वो जंगल राज की सरकारें थी। अब इसको क्या कहा जाए? देखिए, बिहार में जो कुछ भी हो रही है, नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा भी समान रूप से जिम्मेवार है जी। जब प्रधानमंत्री जी जब वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके सामने जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट जाता होगा, उसमें वे देखते होंगे कि 2005 के पहले जो स्थिति थी और 2005 के बाद क्या स्थिति हुई जी। या 20 महीना जो महागठबंधन की सरकार थी उस दौरान भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। लेकिन वोट लेने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए जब प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करेगा तो स्वाभाविक है अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और उसी का परिणाम है आज आप जो देख रहे हैं। यह परिणाम उसी का है कि जिस ढंग से संरक्षण प्रधानमंत्री जी का मिला और जिस ढंग से इन सारे जो कुछ भी जो घटनाएं घट रही है, इसमें जो है भाजपा भी जिम्मेवार है। क्यों नहीं एक्शन ले रही है? बंगाल में अगर चितरंजन जी एनसीआरबी की रिपोर्ट यह कहती है कि 2019 में 34.6% इजाफा हुआ है क्राइम में और 15 साल के बाद क्राइम की दर 164% बढ़ी है। भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, वे खुलेआम बयान दे रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। केंद्र सरकार क्यों नहीं बिहार के डीजीपी को तलब करती है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को तलब करती है? इसलिए इसके लिए नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार भी समान रूप से जिम्मेवार है। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका चितरंजन जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मधुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर जी, जिस तरह से एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो भी चौंकाने वाले हैं। 2019 में बात की जाए तो 34% से ज्यादा ग्राफ बढ़ा है अपराध का और 15 साल का अगर क्राइम दर देखी जाए तो 164 से भी पार चली जाती है। देखिए अपराध का ग्राफ इसलिए बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा क्योंकि जो संख्या का अनुपात है और जिस तरह से आपने जैसे लोगों का साथ लेकर के आप चल रहे हैं, जिस लोगों को चलकर जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पर, अब एक किसी संसदीय क्षेत्र का सांसद डिमांड कर रहा है, 4-4 हत्याएं हो जा रही हैं। लेकिन वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां त्वरित कार्रवाई हुई। जमुई में सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हुई, तुरंत वहां के दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 4-4, 5-5 हत्याएं रोहतास जिले में हो गई। मुजफ्फरपुर की घटना देख लीजिए, दरभंगा की घटना देख लीजिए, मोतिहारी की घटना देखिए, छपरा में जदयू विधायक पूर्व विधायक की बेटे की हत्या हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों का जो हौसला है उन जिलों में अभी भी बढ़ा हुआ है और वो लगातार रोज कोई न कोई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो जो कोशिश यहाँ राजधानी में बैठ करके, मुख्यालय में बैठ करके अधिकारियों के साथ गृह मंत्री के रूप में, मान लीजिए मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय का प्रभार भी है, तो वो रोज बैठक करके रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही जिले स्तर पर जाकर के। या अगर आईजी जोन मान लीजिए कोई है, उस तक अगर वो बात जा रही है, वो छुट्टी में मान लीजिए, या वो जिले के एसपी तक वो मामला पहुँचा रहा है, लेकिन वो जिले के एसपी का दायित्व बनता है कि अपराध नियंत्रण पर जो प्रदेश से आ रही है रणनीति, जो उनको फार्मूला दिया जा रहा है, गाइडलाइन जो दिया जा रहा है, उसका अनुपालन सख्ती से कैसे नहीं हो पा रहा है। तो तमाम जिलों के एसपी, चूंकि ये प्रशिक्षण दिया गया रहता है उन लोगों को कि किस तरह से अपराध पर काबू पाना है और किन क्षेत्रों में आपको पेट्रोलिंग करनी है, किन क्षेत्रों में जो बड़े अपराधी हैं आपके जिले के, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उस पर किस तरह से निगाह रखनी है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं। जिस तरह से खुफिया तंत्र तो पूरी तरह से बंद है, ये एकदम डेड स्थिति में है, क्योंकि अगर खुफिया तंत्र मजबूत होता राज्य सरकार की पुलिस का, बिहार सरकार की पुलिस का, तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो घटना के बाद आप देखिएगा कि अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और कई जिले को क्रॉस करके, जैसे समस्तीपुर की घटना थी,
वहाँ अपराधियों ने अब लूट के घटना को अंजाम दिया। दरभंगा वाले मामले में देखिए, और ये तमाम मामलों के वांछित जो अपराधी हैं, जो जिनका कि नाम उसमें आया, वो वैशाली में आकर के, हाजीपुर में आकर के सरेंडर कर रहे हैं, कोई किसी दूसरे जिले में जाकर के वो एस्कॉन्डर ये शरण लिए हुए है। तो ये खुफिया तंत्र की कमजोरी है कि अगर आप 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके यहाँ कोई घटना करके आपके ज़िले से और दूसरे ज़िले में चला जा रहा है, तो ये राज्य प्रशासन का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से फेल है। और वो इसलिए फेल है कि जो एसएस फंड की राशि आती है, जो आपको मुखबिरों को, निजी जो आपके मुखबिर होते हैं, या पुलिस के पास भी अलग अलग इकाई है, स्पेशल ब्रांच का काम है, सीआईडी का काम है, तो ये तमाम जो इकाइयाँ हैं या एसटीएफ का आपने गठन किया हुआ है, तो जो कई तरह की चीज़ें पहले से आई हुई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ग्रास रूट पर इसलिए नहीं हो पा रहा है, और किन वजहों की वजह से नहीं हो पा रहा, ये तमाम चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि केवल मुख्यालय में बैठ करके समीक्षा बैठक कर लेने से आप चाहेंगे या सरकार चाहेगी कि अपराध पर नियंत्रण हो जाए और अपराधियों का मनोबल गिरे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आपके पास जो तंत्र है, उस तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि ये अपराध की स्थिति और अपराधी जो बेकाबू होते जा रहे हैं, बेलगाम होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस राज्य का हवाला दे करके और भय दिखा करके आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, कहीं उसी ओर तो बिहार नहीं चल पड़ा है। ये ऐसा यहाँ की जनता, बिहार की जनता, बिहार के लोग बोलने लगे हैं। राना, अगर देखा जाए मधुर जी, आज की जो ऑडियो ये है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जांच के बाद ये सही पाई जाती है, तो क्या यूं कहा जा सकता है कि बिहार को अपराध का बीहड़ बना दिया गया? देखिए राणा, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये ऑडियो जारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में जब बात करते हैं तो कहाँ कॉल कौन रिकॉर्ड कर रहा है और कहाँ तक वो भेज पा रहा है। तो ऑडियो वायरल होना आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया का ज़माना है, सूचना तंत्र काफ़ी विकसित है हमारा वो। लेकिन जो इस तरह के ऑडियो में कही क्या जा रही है, बात जो हो रही है, वो आप देखिए कितनी चिंताजनक है कि जेल में बैठ कर के सरगना, एक सरगना बाहर है, दूसरा सरगना जेल में, और वो कोर्ट परिसर में हत्या करने की बात कर रहे हैं। AK-47 और कार्बाइन जो आम लोगों को लाइसेंस उसका नहीं मिलता, मतलब अवैध असलहे से उसकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता वाली स्थिति है कि राज्य कहाँ जा रहा है आपका। और इस तरह की आप देखेंगे कि निजी हाथों में कैसे, आम आदमी के हाथों में कैसे AK-47, AK-56 और कार्बाइन आ जा रहा है, जिसके लिए कि लाइसेंस निर्गत ही नहीं होता किसी भी राज्य में, केवल बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में लाइसेंस निर्गत नहीं होता इन असलहों के लिए। तो अब ऐसे में तो सवाल जेल प्रशासन पर भी उठेगा मधुर जी। अगर जेल के भीतर भी फोन पहुंच जाता है और अपराधी बड़े आराम से बात कर सकते हैं, बदमाश बड़े आराम से बात कर सकते हैं, तो सवाल जेल प्रशासन पर भी उठेगा। जाहिर सी बात है कि जेल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों इसके लिए समान रूप से जिम्मेवार हैं, क्योंकि चाहे उप कारा हो या मंडल कारा हो या केंद्रीय कारा हो, जो भी 3 स्तर के जो जेल हैं राज्य में, उन सभी काराओं में जैमर की व्यवस्था है, ताकि आप दूसरे जगह से कहीं आपके पास कॉल नहीं आ सके। मोबाइल का नेटवर्क ही शून्य हो जाता है, ताकि आपका मेल के जरिए या दूरभाष मतलब बातचीत के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क ना हो सके। लेकिन ऐसी स्थिति में जेल प्रशासन भी उतना ही जिम्मेवार है जितना जिम्मेवार आपका जिला प्रशासन है, क्योंकि समय समय पर जो औचक निरीक्षण होता है उसमें आप केवल खाना पूर्ति करके चले आते हैं, और अपराधियों के पास मोबाइल या सिम, एक अपराधियों के पास 4-4-5, और आप जब निकलते हैं तो बोलते हैं केवल अपना ये फेस सेव करने के लिए कि नहीं, इस जेल में कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर अपराधी बात कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, तो ऐसे में ये समझना होगा कि आखिर जेल के भीतर तक फोन पहुंचा कैसा है। और हमारे साथ अब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अगर फोन जेल के भीतर तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी सरकार यह कहे कि सुशासन का राज है, यकीन कैसे किया जाए? देखिए राना, ये समझना पड़ेगा कि बिहार के जेलों में जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, लगातार छापेमारी भी की जाती है, लेकिन यहाँ अपराधी के मनोबल इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि उनके लिए जेल के अंदर मोबाइल ले जाना या मोबाइल का सिम पहुंच जाना या जेल के अंदर से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है,
ये 2000 जब यहाँ पर लालू यादव का शासनकाल था, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, उस दौरान भी जेलों में छापेमारी हुई, जेल के सिम पकड़े गए। और जब से नीतीश कुमार का शासनकाल आया उसके बाद भी पूरे बिहार के जेलों पर निगरानी रखी गई और यहाँ कोशिश की गई कि कोई भी अंदर में जेल, इवन जो वार्ड के गार्ड होते हैं, जो या वार्ड के डॉक्टर्स होते हैं या जेलर होते हैं, उनको भी मोबाइल लेके अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन लगातार छापेमारी के बाद जेल के अंदर से लगातार सिम कार्ड्स मिलते रहे हैं, मोबाइल्स मिलते रहे हैं और अपराधी खुलेआम बात करते रहे। आप ये कह सकते हैं कि बाहर से जितना अपराधियों का नेटवर्क है उसी तरह का नेटवर्क जेल के अंदर है और जिस पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह से विफल है। राणा, समीक्षा बैठकों का असर कहां ढूंढने जाएं? क्योंकि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर दूसरी तरफ भी हम नजरें डालें अगर क्राइम के ग्राफ पर, तो एक के बाद एक ग्राफ, आज ही की अगर खबरों को पढ़ा जाए तो कैमूर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, तमाम जगहों से क्राइम की खबरें निकलकर सामने आई। कहीं गोली मार दी गई, कहीं लूट की गई है, कहीं पर आरजेडी नेता की एक जगह पर हत्या हुई है। फिर समीक्षा बैठकों का असर कहां ढूंढने जाए प्रशांत जी? देखिए, समीक्षा बैठक की गई थी और सरकार ने कल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और पुलिस मुख्यालय में उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि पहले आप कानून व्यवस्था के राज कायम करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब बिहार में सुशासन की बात की थी तब ये सीधे तौर पर कहा गया था कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज होगा और यहाँ पर कानून जो है अपना काम करेगा। लेकिन जो हाल की घटनाएं हैं, खास करके 2015 के बाद जो बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं और बिहार की जो पुलिसिया व्यवस्था है वह दोषी है, क्योंकि इन्होंने अपराध पर लगाम नहीं लगाया। अपराधियों को पकड़कर जिस तरह से पहले ये ट्रायल होते थे, जिस तरह से स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की गई थी, उस पर कमी हो गई और उसकी वजह से अपराध पर नियंत्रण इनका कमजोर पड़ गया। और आज आपको सिर्फ 4-5 घटनाएं गिना रहे हैं, लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो बिहार में 1 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई हैं और पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। और लगातार पुलिस के जो नए डीजीपी बनाए गए हैं, एसके सिंघल और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो सिर्फ बैठक में रह जाते हैं, लेकिन जो इलाके की स्थिति है, जो थानों की स्थिति है, वो कहीं से भी अपराध पर नियंत्रण करने में कारगर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में अब समझना यह होगा कि जिस तरह से बदमाश अब इस पूरे मामले पर, ऑडियो वायरल होने वाले मामले पर मोतिहारी के एसपी जी का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए। ऑडियो वायरल हुआ है वो मुजफ्फरपुर जेल से संबंधित है, जिसमें लक्ष्मी सिंह नामक बंदी जो भागलपुर से मुजफ्फरपुर उपस्थापन के लिए आया था, उसी के संबंध में कुछ बातें की जा रही हैं। और जो ऑडियो है उसका मुजफ्फरपुर के एसआईटी के द्वारा जांच भी किया जा रहा है। बाकी जो भी वहाँ पे हम लोगों को सुरक्षात्मक कार्रवाई है मोतिहारी जेल या मोतिहारी कोर्ट से संबंधित, वो सब हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार की किसी भी घटना की संभावना यहाँ पर हम लोग होने नहीं देंगे। अब इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि आखिर यह ऑडियो सही है और मुजफ्फरपुर जेल से यह संबंधित है। लेकिन सोचेगा कि एक तरफ समीक्षा बैठक की जाती है कि ग्राफ को कम किया जाए अपराध के, लेकिन उसके बाद भी अगर जेल के भीतर तक मोबाइल पहुंच जाता है और जेल के भीतर भी बदमाश अगर खुले से आराम से बातचीत कर सकते हैं, अपनी योजनाएं बना सकते हैं और अपराध को अंजाम देने तक की साजिश बन जाती है, तो ऐसे में आप ढूंढते रहिए बिहार के भीतर बैठकर सुशासन। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।